Students, hope you are doing well. In this video, we will start a new chapter, chapter 4, that is carbon and its compounds. In this chapter, we will study about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही एक एलिमेंट कार्बन के बारे में पढ़ेंगे जिसका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे इसका एलिमेंटल फॉर्म हो चाहे इसका कंबाइंड फॉर्म हो। फूड, clothes, medicines, books, or many of the things are all based on this versatile element carbon. In addition, all living structures are carbon based. कह रहा है कि ये सब मटेरियल versatile element कार्बन पर बेस्ड है। साथ ही जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं सब कार्बन पर बेस्ड है। The amount of carbon present in the earth crust and in the atmosphere is quite meager. The earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. कह रहा है कि कार्बन अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% पाया जाता है मिनरल्स के फॉर्म में, और वो मिनरल्स है कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, और एटमॉस्फेयर में ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक में हम लोग कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। In the previous chapter, we have studied the properties of ionic compounds. We saw that the ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten stage. प्रीवियस चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। साथ ही हम लोगों ने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और यह सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। We also saw how the nature of bonding in ionic compounds explain these properties. और साथ ही आयनिक कंपाउंड्स के बॉन्डिंग के नेचर को भी देखा हमने। Let us now study the properties of some carbon compounds. अब हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। Most carbon compounds are poor conductors of electricity. अधिकतर कार्बन के कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। अब हम लोग टेबल 1 को पढ़ेंगे। इस टेबल के पहले कॉलम में कार्बन के कंपाउंड्स दिए हुए, सेकंड कॉलम में इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए एंड थर्ड कॉलम में इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए। तो फर्स्ट कंपाउंड है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। नेक्स्ट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है 209 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन। नेक्स्ट कंपाउंड है इथेनॉल। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। नेक्स्ट कंपाउंड है मीथेन। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 90 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन। जब हम लोग इन सब कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को देखते हैं और कंपेयर करते हैं आयनिक कंपाउंड से, तो हम लोग पाते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। नाउ सिंस these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. चूंकि कार्बन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें आयंस नहीं बनते हैं। The atomic number of carbon is 6. What would be the distribution of electrons in various cells of carbon? Next question, how many valence electrons will carbon have? कह रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके सेल्स में किस तरह से होगा, और साथ ही कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार 9th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 9th में हमने पढ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में एटम के प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और उस सर्कुलर पाथ को सेल्स कहा जाता है और सेल्स का नाम है के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ओके, और उस सेल्स में सब सेल्स भी होते हैं, जैसे के सेल में एस सब सेल, एल सेल में एस और पी सब सेल्स, एम सेल में एस, पी और डी सब सेल्स, एन सेल में एस, पी, डी, एफ सब सेल्स। ओके, अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। पहले सेल में 1s2 यानी कि के सेल में 1s2
एंड दूसरे सेल यानी कि L सेल में 2s2 एंड 2p2। चूंकि दूसरे सेल में 2s2 और 2p2 है, इट मीन्स कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यदि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। Okay, now we know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is, attain noble gas configuration. इसमें कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के रिएक्टिविटी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। यदि आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा तो वो एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होगा, और यदि आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा नहीं होगा या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। ओके, नाउ एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इन द केस ऑफ कार्बन, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इससे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा, और इसके लिए 2 केस होगा। ओके, पहला केस होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा और दूसरा केस होगा जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इन दोनों केस को पढ़ने से पहले फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। कोई भी एलिमेंट जब न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो उसके एटॉमिक नंबर पर ही डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। यदि एलिमेंट न्यूट्रल होगा तो एटॉमिक नंबर के इक्वल उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसी के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ओके, अब पहले केस को पढ़ते हैं। It could gain 4 electrons forming C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. Okay? इसमें क्या कर रहा है कि जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है तो इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि C4 माइनस एनायन में। लेकिन ये फॉर्म के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और जब कार्बन न्यूट्रल कंडीशन में है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 6। ओके, क्योंकि कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है वो इसी 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। ओके, और चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे और कार्बन के न्यूक्लियस में रहने वाला 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। ओके, अब हम लोग दूसरे केस में आएंगे। It could lose 4 electrons forming C4 plus cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons. दूसरे केस के लिए क्या कर रहा है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके C4 प्लस कैटायन के फॉर्म में आएगा, लेकिन ये फॉर्म भी आने के लिए बहुत डिफिकल्टी है क्योंकि इस फॉर्म में आने के लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब इस केस को भी इस डायग्राम से समझते हैं। क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है और वो 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से यदि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और उतनी एनर्जी कार्बन के न्यूक्लियस में नहीं है। इट मीन्स कि दोनों ही केस नहीं होगा। अब जब ये दोनों केस नहीं होगा तो इसके ओवरकम के लिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए क्या करेगा? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ओके, अब हम लोग कार्बन किस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसको समझेंगे। तो मान लेते हैं कि X एक कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। X1 कार्बन 1 है और X2 कार्बन 2 है। क्योंकि हम लोग को पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो X1 कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और X2 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कराएंगे। तो जब इन दोनों का शेयरिंग होगा तो X1 कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे कर देगा और X2 कार्बन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे कर देगा। ओके, अब इस कंडीशन में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन का भी हुआ
और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन का भी हुआ। अब हम लोग कार्बन 1 के आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। ओके, तो ऑफ कोर्स X1 के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से X2 के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और इस तरह से शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब हम लोग दूसरे एलिमेंट्स में देखेंगे। क्या है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो हम लोग हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा, तो हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा देंगे और शेयर करने वाले कंडीशन में हम लोग इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं और इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। देख लीजिए, इस सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इस हाइड्रोजन के भी सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इट मीन्स की डुएट कंप्लीट हो रहा है। जब हम लोग नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात किए थे तो वहां ऑक्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन के केस में डुएट होता है। डुएट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ देख लीजिए दोनों हाइड्रोजन के लिए डुएट कंप्लीट है और जब इसे बॉन्ड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से शो किया जाता है H डैश और H। ओके, अब हम लोग दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ है ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p4। इट मीन्स की आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 और यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हो गए तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। ओके, अब ऑक्सीजन के उस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स अपर साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोअर साइड में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में। अब चूंकि दो ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा, तो दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड की तरफ। फिर दोनों की शेयरिंग कराएंगे। तो शेयरिंग जब कराएंगे तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे बढ़ाएगा, फिर ये ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे बढ़ाएगा और फिर इस कंडीशन में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन का भी हो जाएगा और फिर ये इस ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। अब हम लोग एक एक ऑक्सीजन का देखेंगे कि उसके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कि नहीं। तो इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस इसके सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब इस ऑक्सीजन में देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इट मीन्स कि दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, या कह सकते हैं कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। और यदि दोनों ऑक्सीजन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया तो इससे बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उसको हम लोग इस तरह से डबल बॉन्ड से दिखा सकते हैं, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था तो सिंगल बॉन्ड बना था। यहाँ बॉन्ड बन रहा है 4 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड और ये दोनों सिंगल बॉन्ड मिल करके हो जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 7 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p3। इट मींस कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड में एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड या इस नाइट्रोजन के फ्रंट साइड में। ओके, चूंकि दो नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा तो दूसरे नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से शो करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के फ्रंट में या लेफ्ट साइड में। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। तो क्या करेगा कि ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे करेगा और ये नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे करेगा। फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन का भी हो जाएगा और इस नाइट्रोजन का भी हो जाएगा। अब हम लोग दोनों ही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में देखते हैं कि ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। तो इस नाइट्रोजन की यदि बात करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट। इट मीन्स कि दोनों नाइट्रोजन ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लिया और अटेंड करने के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे हुआ? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इस तरह का 3 पेयर्स बना हुआ है। तो 3 पेयर्स के लिए 3 लाइंस और 3 लाइन से यदि दोनों नाइट्रोजन बॉन्डेड है, इट मीन्स कि ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ओके, अभी तक हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। अब हम लोग एक कंपाउंड की बात करते हैं और वो कंपाउंड है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा?
तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से 4 साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, 1 2 3 एंड 4। और मीथेन के फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन भी होता है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से 4 अलग अलग साइड में हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। ओके, अब हम लोग इंडिविजुअली एलिमेंट को देखते हैं कि डुएट या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो इस हाइड्रोजन का पहले देखते हैं। तो इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी डुएट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इस हाइड्रोजन में भी देख रहे हैं कि यहाँ भी डुएट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन में भी देख रहे हैं यहाँ डुएट कंप्लीट है, इसमें भी देख रहे हैं डुएट कंप्लीट है। अब कार्बन की बारी है। अब कार्बन में क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट देखते हैं कंप्लीट है कि नहीं। तो कार्बन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस की ऑक्टेट कंप्लीट है। और इस तरह से शेयरिंग करके कार्बन एंड हाइड्रोजन बना देता है मीथेन। ओके, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वाले स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, now allotropes of carbon. This topic is important for differences. The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. कार्बन एलिमेंट नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं और वो डिफरेंट फॉर्म्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स. The difference lie in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. कह रहा है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से बनता है और इन दोनों का डिफरेंस इस पर डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से बॉन्डेड है। इन डायमंड each carbon atoms is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure. अब इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और यहाँ जो आपको पिंक कलर के छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल दिख रहे हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहता है और वो 3-dimensional रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ देखिए ये सेंट्रल कार्बन है और ये सेंट्रल कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। Next, in graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और इसमें जो आपको ब्लू कलर का स्पेरिकल बॉल दिख रहा है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहता है और वो सेम प्लेन पर अटैच रहता है। यहाँ देखिए ये सेंट्रल कार्बन है और ये सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और एक प्लेन पर ही अटैच्ड है। Okay, one of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. और यह सेंट्रल कार्बन एटम दूसरे प्लेन के एक कार्बन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और इस तरह से ये सेंट्रल कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो जाता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर में होता है और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है। यहाँ देखिए ये एक लेयर है और इसके नीचे में एक लेयर है। ओके, These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties. और इस तरह के दो अलग अलग स्ट्रक्चर जो डायमंड एंड ग्रेफाइट का है इसकी वजह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। Even though their chemical properties are same, लेकिन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी. डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है जबकि ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी के नाम से। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और साथ में ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फुलेरिन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स. फुलेरिन जो है ये तीसरा एलोट्रोप है कार्बन का और फुलेरिन 60 कार्बन से बना होता है और इसका शेप फुटबॉल की तरह होता है। यहाँ देखिए ये फुलेरिन का स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. इस टॉपिक में हम लोग कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। वर्सेटाइल का मीन्स होता है फेमस और कार्बन वर्सेटाइल होता है 2 फैक्टर्स की वजह से। फर्स्ट फैक्टर है कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. कह रहा है कि कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है जिससे वे दूसरे कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है और कार्बन के इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. कार्बन का वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है
सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाता है। नाउ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन के वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी वजह से इससे बने हुए कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होता है। Second factor, since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. इसमें क्या कर रहा है? चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसलिए ये दूसरे कार्बन के 4 एटम के साथ या मोनोवेलेंट एलिमेंट के 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स। कह रहा है कि कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से और भी एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। क्या कह रहा है कि कार्बन जो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के कंपाउंड्स बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी वजह से इससे बनने वाले कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. कार्बन से बनने वाले कंपाउंड जो स्टेबल होते हैं उसका एक रीजन है कि कार्बन का साइज छोटा होता है। This enables the nucleus to hold onto the shared pair of electrons strongly. और इसका रीजन क्या है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए रहता है, यानी कि पकड़े हुए रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इन दोनों टर्म के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन का या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, we have already seen the structure of methane. Another compound formed between the carbon and hydrogen is ethane with the formula C2H6. कार्बन से बनने वाला कंपाउंड मीथेन के स्ट्रक्चर का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कार्बन के दूसरे कंपाउंड को पढ़ेंगे और वो है इथेन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर स्टेप वाइज बनता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन कार्बन अटैच्ड होता है और उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम जो है वो फुलफिल करता है। ओके, तो स्टेप 1 में देखिए, चूंकि इसके फॉर्मूला में कार्बन 2 है तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा। उसके बाद दोनों ही कार्बन के वैलेंसी को फुलफिल करेगा ये 6 हाइड्रोजन। फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और सेकंड कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। और यदि इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, तो फर्स्ट कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4। अब फर्स्ट कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्डेड है। ये हाइड्रोजन देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ शेयर किया और इससे बॉन्डेड हो गया। फिर ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्डेड हो गया, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्डेड हो गया। इस तरह से ये 3 भी बॉन्डेड हो गए और इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ एक क्वेश्चन है कि यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 है तो क्या आप सिमिलर मैनर में इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हो? तो यस ऑफ कोर्स, इस तरह से बनेगा। चूंकि इसमें कार्बन 3 है तो 1, 2, 3 पहले 3 कार्बन को अटैच कर देंगे, फिर इन तीनों कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से। ओके, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है 8 तो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इससे इसका वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे और इस कार्बन का भी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे और उससे इस कार्बन का भी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा। यहाँ काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड कर रहा है कि इथीन है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 है। तो क्या आप इससे भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो? तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो हम लोग 2 कार्बन को इस तरह से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देंगे और उसके बाद हाइड्रोजन है 4 तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को पहले कार्बन से अटैच कर देंगे और फिर 2 हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन से अटैच कर देंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा स्टेप 2 में। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टेप 2 में देख रहे हैं कि दोनों कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर 3-3 आर्म्स ही बने हुए हैं कार्बन के। तो हम लोग दोनों कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड लगा देंगे जिससे दोनों ही कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा। एक बार काउंट करके देख लेते हैं
1, 2, 3 एंड 4। इस कार्बन के लिए 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और इस तरह का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है। अब इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखते हैं और इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ओके, चूंकि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था, इट मींस इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है और इन सब के साथ सिंगल बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला दिख रहा है C2H2 और इसका नाम क्या है? इथाइन। तो हम लोग इथाइन का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ओके, such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या कर रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहलाता है। दे आर मोर रिएक्टिव देन द सेचुरेटेड कार्बन एटम्स। और ऐसे कार्बन यानी कि अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। In the earlier section, the mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms। कह रहा है कि हम लोग पहले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि कार्बन से बनने वाला कंपाउंड जो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 और 3 होते हैं। Such chains of carbon atoms कैन कंटेन्स मेनी मोर कार्बन एटम्स। और इस तरह के जो चेन में कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं उसमें और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग टेबल 4.2 को देखेंगे। इस टेबल में पहले कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दूसरे कॉलम में इस नंबर ऑफ कार्बन एटम से बनने वाले कंपाउंड का नाम है, तीसरे कॉलम में उसका फॉर्मूला है और चौथे कॉलम में उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा मीथेन, फॉर्मूला होगा CH4 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 2 तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा इथेन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6 और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इस तरह का। नेक्स्ट यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 3 तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इस तरह का। नेक्स्ट यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 4 तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेन और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10 और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा इस तरह का। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब 5 होंगे तो उसका नाम पेंटेन हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट में यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होंगे तो उस 6 कार्बन से बनने वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सेन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H14 और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा ये। अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग पढ़े ये सब के सब चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक चेन की तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता चला जा रहा है। ओके, नाउ फॉर ब्रांच, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब ब्यूटेन की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता है, if we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms we see that 2 different possible skeletons। कह रहा है कि यदि 4 कार्बन एटम्स का हम लोग स्केलेटन बनाना चाहे तो 2 तरह का स्केलेटन बनता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे स्केलेटन कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है। तो 4 कार्बन से एक स्केलेटन इस तरह का बनेगा और फिर उसी 4 कार्बन से एक स्केलेटन इस तरह से बनेगा। जब ऐसा बनेगा तो इसको चेन कार्बन एटम कहेंगे और जब ऐसा बनेगा तो इसे ब्रांच कार्बन एटम्स कहेंगे। ओके, अब दोनों ही स्ट्रक्चर के कार्बन को हाइड्रोजन के थ्रू इसकी वैलेंसी को फुलफिल कर देंगे। तो जब इस चेन वाले को फुलफिल करेंगे हाइड्रोजन से तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा और जब इस ब्रांच वाले को फुलफिल करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, और इन दोनों ही स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। अब एक डेफिनेशन बन जाएगा, सच कंपाउंड्स with identical molecular formula but different structures are called structural isomers। यानी कि ये दोनों structural isomers कहलाएंगे। ओके, in addition to straight and branch carbon chains some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring। क्या कर रहा है कि यहाँ दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ये चेन कार्बन एटम का स्ट्रक्चर और ये ब्रांच का है। इसके अलावा हम लोग रिंग में भी कार्बन को अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन और उसका फॉर्मूला है C6H12। अब C6H12 का पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, फिर हर एक कार्बन को हाइड्रोजन के थ्रू उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। इसे कहा जाता है रिंग स्ट्रक्चर। ओके, और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट जो है ये कार्बन स्केलेटन कहलाएगा और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड का एग्जांपल है बेंजीन और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। अब जब C6H6 से हम लोग
स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा। इसमें 6 कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, फिर 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, फिर 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से, फिर सिंगल से, फिर डबल से। यानी कि अल्टरनेट में डबल बॉन्ड्स भी है और अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड्स भी है। फिर हर एक कार्बन को हाइड्रोजन के थ्रू इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया गया। चूंकि इसमें 6 हाइड्रोजन है तो हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ही अटैच्ड है। उसके बावजूद भी हर एक कार्बन का 4 वैलेंसी फुलफिल हो रहा है। ओके, all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। ऐसे जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। Among these, the saturated hydrocarbons called alkenes। और इन हाइड्रोकार्बन्स में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको एल्केन कहा जाता है। The unsaturated hydrocarbons which contains one or more double bonds are called alkenes। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसे एल्कीन्स कहा जाता है। Those containing one or more triple bonds are called alkynes। और ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एटम एक ट्रिपल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है उसे एल्काइंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, विल यू बी माय फ्रेंड। इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो किसी कंपाउंड से अटैच हो तो उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी बदल जाए। ओके, अब मैं फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट टेबल 4.3 से आपको समझाती हूँ। इस टेबल में क्या देख रहे हैं? पहले कॉलम में हेटेरो एटम्स है, दूसरे कॉलम में क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं और तीसरे कॉलम में फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब हेटेरो एटम क्या होता है? तो यहाँ हेटेरो एटम का डेफिनेशन है, इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरो एटम्स। क्या कर रहा है कि कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस होता है उसे हेटेरो एटम्स कहा जाता है। और हेटेरो एटम्स में क्या कह लिए हम लोग? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। अब क्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड का क्लास क्या होगा? हेलो। और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड का क्लास क्या होगा? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे बनने वाला फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होगा? जब हेलो कंपाउंड से बनेगा तो उस समय डैश Cl और डैश Br लिखेंगे। ये डैश जो है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और हाइड्रोजन के जगह पर इन दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का जो पहला कंपाउंड है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डैश OH। और जहां भी डैश है इट मींस कि ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? OH। इसी तरह से एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? CHO। CH सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड C और O जो है डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। कीटोन के लिए क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड OH। ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऐसा सीरीज है जिसमें दो कंपाउंड के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग CH2 का डिफरेंस होता है और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 14U का डिफरेंस होता है। ओके, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। ओके, ये होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन हो गया और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ फॉर्मूला है CH4 और दूसरा फॉर्मूला है C2H6। यदि कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखा जाए तो कार्बन में डिफरेंस कितने का है? वो 1 का, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि CH2 का डिफरेंस, तो यहाँ CH2 का डिफरेंस हो रहा है। ओके, यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले C2H6 एंड C3H8 तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि CH2 का डिफरेंस है। ओके, द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन कैन बी रिटन एज CnH2n where n equals to 2, 3, 4। क्या कर रहा है कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, जहां पर n की जगह पर हम लोग 2, 3, 4 लिख सकते हैं। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस? क्या आप बना सकते हो एल्केन्स एंड एल्काइंस का फॉर्मूला? तो यस, बन सकता है। क्या होगा? यदि एल्केन का हम लोग बनाना चाहेंगे तो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n + 2। ठीक है, ये एल्केन का बन जाएगा। और एल्काइन के लिए क्या बनेगा? एल्काइल के लिए बन जाएगा हमारा CnH2n - 2। ओके, now as the molecular mass increases in any homologous series a gradation in physical properties is seen। क्या करे कि जिस तरह से होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है उसी तरह से उन कंपाउंड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स increase with increasing molecular mass।
इसका रीजन क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है क्योंकि उन सबका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज solubility in the particular solvent also shown in the similar gradation। क्या कर रहा है कि दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि solubility है उसमें भी चेंजेस नजर आता है। ओके, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज which are determined solely by the functional group remain similar in the homologous series। लेकिन homologous सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। Okay, next topic is nomenclature of carbon compounds. This topic is very important. The names of compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix phrase before or suffix phrase after, indicating the nature of the functional group. Homologous series में हमने देखा कि कंपाउंड के नेमिंग करते समय कंपाउंड के बेसिक कार्बन चेन को पहले लिखते हैं और फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखते हैं। साथ ही फंक्शनल ग्रुप ही कंपाउंड के नेचर को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कंपाउंड का सफिक्स OL है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप इन सब कंपाउंड से अटैच्ड है, इसलिए इन सब कंपाउंड का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। नाउ नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड का नेमिंग इन मेथड के द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। पहले कार्बन कंपाउंड्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए कुछ रूल है। यदि कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसका नेमिंग मिथ से स्टार्ट होगा। यदि कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो उसका नेमिंग इथ से स्टार्ट होगा। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड में 3 है तो उसका नेमिंग प्रॉप से स्टार्ट होगा। इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट से स्टार्ट होगा। यहाँ स्पेलिंग आपको बट का दिख रहा होगा लेकिन इसे पढ़ा जाता है ब्यूट। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। कह रहा है कि एक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन एटम्स है उसका नाम होगा प्रोपेन। वो किस तरह से होगा यहाँ देखते हैं। चूंकि 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप होगा और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है इसलिए ANE ऐड हो जाएगा, तो प्रॉप प्लस एन प्रोपेन। नेक्स्ट पॉइंट, in case a functional group is present, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or a suffix as given in table 4.4। कह रहा है कि यदि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो या तो प्रीफिक्स के तौर पर अटैच होगा या फिर सफिक्स के तौर पर अटैच होगा, जो कि टेबल 4.4 में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग मेथड्स को पढ़ लेते हैं फिर टेबल 4.4 को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स and the suffix of the functional group begins with a vowel A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix। कह रहा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप एज ए सफिक्स अटैच्ड है कंपाउंड में और वो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है यानी कि AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तो कार्बन चेन का जो फाइनल नेम है उसमें से E को डिलीट कर देंगे और एप्रोप्रिएट सफिक्स को उससे अटैच कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन चेन with the ketonic group would be named in the following manner। कह रहा है कि एक 3 कार्बन चेन का कंपाउंड है जिसमें कीटोनिक ग्रुप एज ए सफिक्स अटैच है तो उसको किस तरह से लिखेंगे। प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन चेन का कंपाउंड है उसमें से E को हटा दिया जाएगा और E को हटाने के बाद बच जाएगा प्रोपेन और प्लस चूंकि कीटोनिक ग्रुप अटैच है तो कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स ON होता है तो उसको इससे अटैच कर देंगे तो नेमिंग क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, if the carbon chain is unsaturated then the final ANE in the name of the carbon chain is substituted by ENE or YNE। कह रहा है कि यदि कार्बन चेन अनसेचुरेटेड का है तो कंपाउंड के फाइनल नेम में से ANE को हटा करके ENE या YNE को अटैच कर देंगे। इसके लिए यहाँ मैं समरी लिखी हूँ, इसको समझा देती हूँ। यदि सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है तो उसके लास्ट में ANE होता है और यदि अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है तो उसके लास्ट में या तो ENE होता है या तो YNE होता है। फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन एंड इफ इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन। कह रहा है कि यदि कंपाउंड 3 कार्बन चेन का है और डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है कार्बन तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपीन और यदि 3 कार्बन चेन का कंपाउंड है और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन बॉन्डेड है तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। नाउ टेबल 4.4, इस टेबल के पहले कॉलम में कंपाउंड्स का क्लास दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में उसे किस तरह से यूज किया जाएगा या तो प्रीफिक्स या तो सफिक्स वो दिया हुआ है और साथ में उसे कैसे इंडिकेट करेंगे वो भी लिखा हुआ है। इस कॉलम में
इन दोनों का यूज करके कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाएगा वो बताया गया। स्टार्ट करते हैं पहले क्लास से, यानी कि हेलो क्लास। हेलो क्लास को एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है और उसे या तो क्लोरो लिखा जाता है, या तो ब्रोमो, और या तो फ्लोरो लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 3 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच किया गया। अब इसकी नेमिंग कैसी होगी? क्योंकि इस कंपाउंड में 3 कार्बन है इसलिए इसका नेमिंग प्रोपेन होगा, लेकिन साथ में क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और हमें पता है कि क्लोरो क्लास को एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है, इसलिए इसका नेमिंग स्टार्ट होगा क्लोरो से। तो पहले लिखेंगे क्लोरो, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोप, और तीनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है इसलिए एन। तो फाइनल नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोप एन। नेक्स्ट एग्जांपल में क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो नेमिंग हो जाएगा ब्रोमो प्रोप एन, यानी कि ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्लास है अल्कोहल। अल्कोहल को एज ए सफिक्स यूज किया जाता है और उसको OL से डिनोट किया जाता है। तो इसके एग्जांपल में भी हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन का कंपाउंड है और 3 कार्बन के कंपाउंड से अल्कोहल का OH एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कैसे होगा इसके रूल को यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि अल्कोहल को OL से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कार्बन का जो मेन नेम है उसमें से E को हटा देंगे और E को हटा करके अल्कोहल का OL को अटैच कर देंगे, जिससे इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉल। देख लीजिए यहाँ पर प्रोपेन, प्रोपेन का E को डिटैच कर दिया गया है और प्लस ऑल, तो प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्लास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को भी एज ए सफिक्स यूज किया जाता है और उसे Al से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल दिया गया है वो 2 कार्बन का चेन है, लेकिन एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और इस CHO के C को भी नेमिंग के समय नंबर ऑफ कार्बन में काउंट किया जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जा रहा है 3, इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनल। रूल्स यही वाला अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्लास है कीटोन। कीटोन को भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और उसे ONE से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल है ये भी 2 कार्बन चेन से बना हुआ है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप का CO ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप इन दोनों कार्बन से अटैच्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3 और इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और उसको ओइक एसिड से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल लिया गया है वो भी 2 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इट मीन्स कि 1 कार्बन इसमें भी है। जब हम लोग इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 3 और इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्लास है एल्कीन्स। एल्कीन्स को भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और उसको ENE से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल लिया गया है इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोप इन, प्रोपीन। नेक्स्ट क्लास है एल्काइन। इसको भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और इसे YNE से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल लिया गया है इसमें भी 3 कार्बन है और 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसका पहला प्रॉपर्टीज है कंबशन। कंबशन प्रॉपर्टीज में कार्बन या उसके एलेट्रोब्स को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल के लिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, when carbon reacts with oxygen it gives carbon dioxide plus heat and light. The next example, when methane react with oxygen it gives carbon dioxide plus water plus heat and light. Next example, when ethanol react with oxygen it gives carbon dioxide plus water plus heat and light. इन तीनों ही एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट एंड लाइट सब में प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। Now, saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke. This result in a sooty deposit. इसमें कह रहा है कि saturated hydrocarbon generally clean flame देगा, जबकि unsaturated hydrocarbon yellow flame के साथ काफी सारा black smoke देगा, जिसकी वजह से black deposition भी होता है। However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons giving a sooty flame. इसमें कह रहा है कि जबकि लिमिटिंग अमाउंट में यदि एयर रहता है तब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम यानी कि ब्लैक फ्लेम देता है।
Now, fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment. इसमें कह रहा है कि फ्यूल्स में जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम में कुछ अमाउंट्स में नाइट्रोजन और सल्फर होता है जो जलने के बाद एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के फॉर्म में एज अ मेजर पॉल्यूटेंट्स चला जाता है. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन. कार्बन कंपाउंड्स का जब हम कंबशन करते हैं तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. We have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. हमारे पास रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. रिएक्शन ये है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे लर्न कर लीजिएगा. रिएक्शन है when ethanol in the presence of alkaline potassium permanganate plus heat or acidified potassium dichromate plus heat it gives acetic acid. इस रिएक्शन में कह रहा है कि इथेनॉल को यदि अल्कालाइन कैमोनोफोर और हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 और हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो वो एसिड बनाता है. Some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agents. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को अटैच कर दे और ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है. और इस रिएक्शंस के लिए क्या बता रहा है? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स. This is adding oxygen to the starting material. Hence they are known as oxidizing agents. इन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है क्योंकि ये अल्कोहल में ऑक्सीजन को अटैच करके एसिड में कन्वर्ट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. एडिशन रिएक्शन. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. एडिशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैटलिस्ट यानी कि पैलेडियम या निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाता है. दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट. और ये रिएक्शन कॉमनली यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में. Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. कह रहा है कि vegetable oils जो है इसमें long unsaturated carbon chains होता है लेकिन animal fats में saturated carbon chains होता है. अब यहाँ रिएक्शन देखते हैं एडिशन रिएक्शन का. यहाँ पर 2 कार्बन का डबल बॉन्ड से बॉन्डेड एक कंपाउंड है जिसमें 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है. यहाँ R जो लिखा हुआ है इस R को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है और ये निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अपने आप में हाइड्रोजन को अटैच करता है यानी कि ऐड करता है और तब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच था और वो डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसके लिए जो एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन का एक्स्ट्रा हुआ उन दोनों बॉन्ड से ये हाइड्रोजन अटैच हो गया जिससे ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया. ओके. Now next chemical properties, substitution reaction. Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in presence of most reagents. कह रहा है कि saturated hydrocarbons unreactive होता है और inert होता है अधिकतर reagent के presence में. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. जबकि sunlight के presence में chlorine हाइड्रोकार्बन से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है. क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1. क्लोरीन जो है हाइड्रोजन एटम को 1 by 1 रिप्लेस करता है. इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अदर. इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि एक टाइप का एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दूसरे टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पर चला जाता है. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये रिएक्शन है मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इट गिव्स मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. यहाँ पर पहले हम लोग इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे फिर इथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. इसी तरह से पहले इथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल and is the active ingredient of all alcoholic drinks. In addition, because it is a good solvent, it is also used in a medicine such as tincture iodine, cough syrup and many tonics.
इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसमें समझाने का कोई कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल इज रिएक्शन विद सोडियम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन इज व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल इट गिव्स सोडियम इथोक्साइड प्लस H2। अब यहाँ हम लोग रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल्स है, इसी तरह से सोडियम का भी 2 मॉलिक्यूल्स है। तो इस इथेनॉल से 1 हाइड्रोजन हट जाएगा और 1 हाइड्रोजन हटेगा, इट मीन्स की H2 हट गया और उस हाइड्रोजन की जगह पर ये जो 2Na है वो अटैच हो जाएगा और नेमिंग हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन में इथेनॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। When ethanol react with concentrated sulfuric acid plus 443 Kelvin, it gives ethene। और साथ में सब प्रोडक्ट हो जाएगा वाटर। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from ethanol। कह रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि वो इथेनॉल से वाटर को डिटैच कर रहा है या रिमूव कर रहा है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इसमें भी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको समझा दूंगी। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड कहा जाता है और ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles। इसमें कह रहा है कि एसिटिक एसिड का 5 to 8% यदि वाटर के साथ मिला दिया जाए तो उसे विनेगर कहा जाता है और विनेगर का यूज एज ए प्रिजर्वेटिव किया जाता है जो अचार में डाला जाता है। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cool climates. This gave rise to its name glacial acetic acid। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है और इसलिए कोल्ड क्लाइमेट में विंटर सीजन के समय ये कभी कभी फ्रीज कर जाता है, जिसलिए इसका नाम हो जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में आता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। When ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of acid, it gives ester। This is a reversible reaction। जहाँ ये डबल हेड एरो होता है, इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Generally, ester are sweet smelling substances। एस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज है। On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर को रिएक्ट करवाया जाता है जो कि अल्कली होता है, तो यह एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप। और जब एस्टर से इथेनॉल और एसिड बनता है तो उस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन का यूज सोप के प्रिपरेशन में किया जाता है। और रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स इथेनॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन विद अ बेस। Like mineral acid, ethanoic acid reacts with a base such as sodium hydroxide to give a salt, sodium ethanoate or commonly called sodium acetate and water। इसमें कह रहा है कि मिनरल एसिड की तरह इथेनोइक एसिड भी बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है और सॉल्ट का नाम है सोडियम इथेनोएट जिसे सोडियम एसिटेट भी कहा जाता है। रिएक्शन यहाँ पर है when sodium hydroxide reacts with acetic acid it gives sodium ethanoate or sodium acetate plus water। Now next reaction with carbonates and hydrogen carbonates। Ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to a salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यह सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करता है। अब रिएक्शन देखते हैं। एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स सॉल्ट plus water plus carbon dioxide। Next, when acetic acid reacts with sodium hydrogen carbonate, it gives salt plus water plus carbon dioxide। Now last topic is soaps and detergent। This is most important topic। इस टॉपिक में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिसल कहा जाता है। Most dirt is oily in nature and as you know, oil does not dissolve in water। क्या कह रहा है कि अधिकतर डर्ट
ऑयली नेचर का होता है, जैसा कि आप जानते हो, और वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं करता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप जो होता है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है। ये सोप का स्ट्रक्चर है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसको हेड कहा जाता है और इसको टेल कहा जाता है। ये टेल लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है और ये हेड जो होता है वो आयनिक पार्ट होता है। ये वाटर से अट्रैक्ट करता है, जबकि ये लॉन्ग चेन जो होता है वो ऑयल से अट्रैक्ट होता है। The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil. पहले ही समझा दिए। The soap molecules thus form a structure called micelles. और इस तरह से जो सोप का स्ट्रक्चर बनता है उसे मिसल्स कहते हैं। ये मिसल्स का स्ट्रक्चर है। ओके, इस स्ट्रक्चर में येलो कलर का जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऑयल ड्रॉपलेट है। इस ऑयल ड्रॉपलेट से हाइड्रोकार्बन इंटरेक्ट होता है और इस सोप का जो आयनिक एंड होता है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है। The soap missiles thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. और इस तरह से जो सोप मिसल्स होता है वो डर्ट को बाहर निकाल करके वो वाटर में मिक्स कर देता है और हमारा क्लोथ जो होता है वो साफ हो जाता है। Now missiles, very important topic. Soap are molecules in which two ends have different properties. One is hydrophilic, that is, it interacts with water, while the other end is hydrophobic, that is, it interacts with hydrocarbons. इसमें कह रहा है कि सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके दो एंड पर दो अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, जैसा कि ऊपर हम बताएं आपको। एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट होता है और दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक होता है जो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water. जब सोप वाटर के सरफेस पे होता है तब सोप का हाइड्रोफोबिक टेल वाटर में मिक्स नहीं होता है, जिससे वो टेल वाटर के सरफेस के बाहर की तरफ रहता है, जबकि सोप हाइड्रोफोबिक एंड के साथ वाटर के सरफेस पर अलाइन रहता है। Inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. वाटर के अंदर इन मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन यूनिक होता है, वहाँ हाइड्रोकार्बन पोर्शन वाटर के बाहर होता है। Thus, cluster of molecules in which hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called a micelle. इसको हम लोग डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ये मिसल का डायग्राम है और ये जो टेल स्ट्रक्चर है इसको हाइड्रोकार्बन टेल कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन टेल ऑयल से अट्रैक्ट करता है और ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर आयनिक एंड है और ये आयनिक एंड वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्ट्रक्चर को ही मिसल कहा जाता है। अब इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि सोप किस तरह से डर्ट को क्लोथ से बाहर निकालता है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो ग्रीस या डर्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, और ये स्ट्रक्चर सोप का स्ट्रक्चर है जिसमें से अपर साइड वाला जो पार्ट है उसको हाइड्रोफिलिक एंड कहा जाता है और लोअर साइड का जो पार्ट है इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल से इंटरेक्ट होता है और जिससे बार बार इसे हीट करता है और हीट करते हुए ऑयल के अराउंड में सोप का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है और फिर धीरे धीरे ऑयल को क्लोथ से बाहर की तरफ निकाल करके पानी में घोल देता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है और फिर जब हम लोग क्लोथ को रिंच करते हैं तो वो डर्ट जो है वो पानी के साथ बाहर चला जाता है और हम लोग का क्लोथ जो है क्लीन हो जाता है। ये डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम लोग डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and insoluble substances or scum remains after washing with water? कह रहा है कि क्या आपने देखा है कि स्नान करते वक्त वाटर से सोप को धोने के बाद भी फोम के साथ साथ इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि स्कम बनता है, which cause the hardness of water. This is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salts, which cause the hardness of water. क्या कर रहा है कि स्कम बनने का कारण वाटर का हार्डनेस होता है। हार्ड वाटर में रहने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप के साथ रिएक्ट करके स्कम बनाता है। Hence you need to use a larger amount of soap. और यही वजह है कि हार्ड वाटर से स्नान करते वक्त हमें ज्यादा सोप की जरूरत होती है। This problem is overcome by using another class of compounds called detergents as cleansing agent. और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक अलग क्लास का कंपाउंड होता है जिसे डिटर्जेंट कहा जाता है, जो कि क्लींजिंग एजेंट है। Detergents are generally sodium salts of sulfonic acid or ammonium salts with chloride or bromide ions. इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है
जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, और ये हेड का पोर्शन है जिसको हाइड्रोफिलिक रीजन कहा जाता है। इस डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में सोडियम अटैच है, लेकिन सोडियम की जगह पर अमोनियम भी हो सकता है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और दोनों ही स्ट्रक्चर में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। The charge end of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ion in hard water। कह रहा है कि डिटर्जेंट का जो चार्ज एंड है वो हार्ड वाटर के कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ मिल करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता है। Thus they remains effective in hard water, और इस तरह से यह हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है। Detergents are usually used to make shampoo and products for cleaning clothes। Usually detergents का यूज शैम्पू और कपड़े धोने के प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। That's it. Now your chapter is over। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।